चुनाव में क्या गुल खिलेगा ये तो पता चलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस है। किसान भी हैं, नौजवानों में भी गुस्सा है। सवाल है कि चाइनीज मनी और आना बिना सरकार की अनुमति के तो नहीं आ सकता है। और अंबानी जी के भी जो चिप्स आते हैं वो चाइना और सिंगापुर से आते हैं। आज की तारीख में जब हम आप बात कर रहे हैं तो कोई अगर पत्रकार ये भी दिखाता है कि आंगनबाड़ी में नमक और रोटी खा रहा है तो उसी के ऊपर केस हो जाता है। मीडिया संस्थान अंबानी जी का है या अडानी जी का है तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैसे हो सकता है? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाषा सिंह, जो कि पत्रकार, लेखिका और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी। सीधे उनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। लोकसभा चुनाव करीब है और इनसे पूछेंगे कि आज के जमाने में जो पत्रकार है उनकी क्या स्थिति है और पहले क्या स्थिति होती थी, इस बारे में भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एनसीआर समाचार में। मैम, आजकल जो पत्रकार है और पत्रकारिता हो रही है, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का मीडिया जो है अब बन चुका है? देखिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तब हो सकता है जब संस्थान पैसा खर्च करने को तैयार हो। मैं और आप अपने आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं कर सकते और संस्थान कोई तैयार नहीं है। सारे संस्थान तकरीबन अभी कॉर्पोरेट के पास ही हैं। अगर मीडिया संस्थान अंबानी जी का है या अडानी जी का है तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैसे हो सकता है? क्योंकि वहां तो फिर आप जांच करके लाएंगे कि अंबानी जी ने कैसे लूटा, अडानी जी को कैसे देश के सारे बंदरगाह मिल गए या सारे एयरपोर्ट मिल गए। तो दिक्कत ये है कि अब जो ये मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये कॉर्पोरेट की गिरफ्त में है पूरी तरह से तकरीबन। और बाकी जो प्रिंट मीडिया है इसमें भी आपको साफ साफ दिखाई देता है कि कौन कहाँ खड़े हैं, किसके हित हैं। टाइम्स नाउ, भारत टाइम्स का जो पूरा का पूरा पैटर्न है, अभी उनके पत्रकार को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। क्यों लगा? क्योंकि वो लव जिहाद के नाम पर झूठ फैला रहे थे, नफरत फैला रहे थे, फर्जी खबर चला रहे थे। तो आलम ये है कि अब पत्रकार दंगाई हो गए हैं, नफरत फैलाने वाले काम करने लग गए हैं और फर्जी खबरें, प्रोपेगेंडा। तो एक बहुत मुश्किल है इस समय एक जो असली पत्रकार है उसके लिए जिंदा रहना, कि ऐसे संस्थान नहीं है। आप ये पाइएगा कि 2014 के बाद से अभी तक 2024 में हम खड़े हैं, जितने पत्रकार रहे जिन्होंने कुछ काम किया वे सब अपने संस्थानों से बाहर हैं। उनको अपने संस्थानों में जगह नहीं है। सब अपने छोटे बड़े यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कोई अखबार चला रहा है। क्यों? क्योंकि अब पत्रकारिता के मायने भी बदल गए। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। लेकिन मुझे अच्छा ही लगता है कि आज की तारीख में भी जो नौजवान हैं पत्रकार, वो जोखिम लेकर काम कर रहे हैं। आज की तारीख में जब हम आप बात कर रहे हैं तो कोई अगर पत्रकार ये भी दिखाता है कि आंगनबाड़ी में नमक और रोटी खा रहा है तो उसी के ऊपर केस हो जाता है। ये भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म टाइप हो गया है। देखिए, एक आरोप भी आप लगा था, न्यूज क्लिक में काम करा था आपने, तो उसमें आरोप लगा था कि आप लोग चाइनीज फंडिंग करवाते हैं। जब आपके फोन जब्त हो गए, पूरे डेटा जब्त हो गए, आपकी क्या प्रतिक्रिया रही उस वक्त पहले, और क्या मतलब की था आपके? जी देखिए, मैं न्यूज क्लिक के साथ एज अ कंसल्टिंग एडिटर जुड़ी हुई हूँ, प्रोग्राम्स करती हूँ। और जो आरोप लगा वो सबके सामने है कि चाइनीज फंडिंग है। प्रवीण पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया गया, अमित को गिरफ्तार किया गया। इतने दिन हो गए, अभी तक चार्जशीट नहीं आई। और दूसरा जो सवाल है कि अब क्या केस है नहीं है, क्योंकि मैं तो न्यूज क्लिक के रोल पर नहीं हूँ। मैं तो एक कंट्रीब्यूटिंग एडिटर वहाँ पे रही हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि न्यूज क्लिक में जितने समय में रही, अभी भी मैं काम करती हूँ, शोज करती हूँ, तो कहीं से भी किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया कि आप ये करिए ये ना करिए। मैं वहाँ पे इसी काम के लिए गई थी कि मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स करना चाहती हूँ और मुझे पूरी आज़ादी थी कि ग्राउंड रिपोर्ट्स मैं करूँ। सवाल है कि चाइनीज मनी और आना बिना सरकार की अनुमति के तो नहीं आ सकता है। और अंबानी जी के भी जो चिप्स आते हैं वो चाइना और सिंगापुर से आते हैं। तो ये अजीब बात है कि एफडीआई लागू हुआ, एफडीआई सरकार ने लागू किया और उसको लेकर जो लीगल फाइट चल रही है वो अलग है। वो तो समय बताएगा कि कौन कहाँ है। लेकिन बतौर जर्नलिस्ट जो मेरा न्यूज क्लिक के साथ एसोसिएशन है, उसमें मैं कह सकती हूँ इतने साल में जिस तरह की जर्नलिज्म मैं कर रही थी आउटलुक में, उससे आगे बढ़ के मुझे काम करने का मौका मिला। लोकसभा चुनाव को हम किस तरीके से देख रही है? आपने काफी कवरेज भी की होगी, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की होगी, तो किस तरीके से देख रही है इस बार की? देखिए, ये चुनाव कोई बराबरी का चुनाव नहीं, हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कहा कि ये असंवैधानिक है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
इतना पैसा 90% कॉर्पोरेट फंडिंग एक पार्टी को जा रही है और सोर्स नहीं बता रहे हैं, सब कुछ सही है। लेकिन तब भी अभी ये तो दिखाई दे रहा है कि मैदान इतना साफ नहीं है जैसा लोग सोच रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली में बैठे पत्रकारों को, तमाम लोगों को लग रहा था कि बिल्कुल एक साइडेड है, मोदी जी बस 400 पार हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मोदी जी को इतनी जगहों पे भारत यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ये अनाउंस हुआ है कि वो 10 दिन तक करीब 11-12 राज्यों में जाएंगे, राज्य और यूनियन टेरिटरी में जाएंगे, जम्मू कश्मीर भी जा रहे हैं पहली बार। तो उससे ये लगता है कि जमीन की जो फील्ड हैं वो अलग हैं और कल जिस तरह से महागठबंधन की जो रैली हुई है वो भी। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि रैली, लोगों में गुस्सा और चुनाव परिणाम सब में समानता हो ऐसा नहीं होता। तो चुनाव में क्या गुल खिलेगा ये तो पता चलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस है, किसान भी हैं, नौजवानों में भी गुस्सा है। अब वो वोट में तब्दील होगा और मोदी जी के खिलाफ लोग वोट में तब्दील करा पाएंगे, ये तो समय ही बता सकता है। हम जर्नलिस्ट के तौर पर रिपोर्ट ही कर सकते हैं। मेरा ये भी सवाल है, जैसे मैं पब्लिक ओपिनियन करती हूँ तो मोस्टली मतलब कि जितने भी लोग हैं, पब्लिक है, रैंडम पब्लिक है, वो यही कहते हैं कि एक तरफा चुनाव है और मोदी जी आएंगे, उनके अलावा कोई चेहरा है ही नहीं, टक्कर कोई देने वाला है ही नहीं। जी, तो अगर आप जहाँ बात कर रही हैं, अगर ये हकीकत लोगों को लगती है तो मोदी जी को खुशी हो जाना चाहिए इससे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम किन लोगों से बात कर रहे हैं, हम कहाँ जाके बात कर रहे हैं। क्या आप दिल्ली में उन बस्ती में गई, अभी वकील हसन का घर गिरा, जो राइट मैनर है जिन्होंने 41 लोगों को निकाला, उनका घर गिरा। अगर आप वहाँ उस बस्ती में जाती तो आपको पता चलता कि लोग ऐसी बातें नहीं कर रहे। तो ये भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किससे अप्रोच कर रहे हैं, मिडिल क्लास का क्या है। लेकिन निश्चित तौर पे राम मंदिर और बाकी जो सारा प्रचार है उसने मोदी जी को तो वेटेज दिया ही है। तो ये तो ऐसी बात नहीं है कि किसी को नहीं पता है। लेकिन क्या दूसरी कोई वेव है या दूसरा कोई मुद्दा है, वो हमें, हमारा बतौर पत्रकार मुद्दा होना चाहिए पता करने का कि वो क्या मुद्दे हैं। अच्छा, 2 मुद्दे जो है लोकसभा चुनाव को लेकर है, एक ईवीएम का मुद्दा है और एक शंभू बॉर्डर पर तमाम किसान बैठे हुए हैं, उनको किस तरीके से देखें? देखिए, ईवीएम का मुद्दा हर बार उठता है, लेकिन विपक्ष उस पे कोई सॉलिड काम तो नहीं करता है। तो सवाल है कि कोई सॉलिड आप बात करें, उसकी चेकिंग करें, उसको वीवीपैट से जोड़ने का एक मांग करें, तब तो कोई एक एग्जीक्यूट होगा। और किसानों का जो आंदोलन है वो अभी पंजाब हरियाणा के बीच का जो है, मैं हरियाणा अभी होकर भी आई, तो वहां पर तो एक विरोध और आक्रोश है। इसको कैसे बीजेपी पैचअप करेगी ये देखना होगा। लेकिन आज की तारीख में इस बेल्ट के किसान तो नाराज हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ न्यूज क्लिक की कंसल्टिंग एडिटर थी भाषा सिंह, जिनसे बात करी हमने तमाम मुद्दों पर लेकर और तमाम चीजों को लेकर बात करी कि लोकसभा चुनाव को वो किस तरीके से देख रही है। पर यही है कि देखिए, जमीनी हकीकत कुछ और है और जिस तरीके से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो 400 पार का नारा है, पर देखना यही होगा, जनता तय करेगी क्या वाकई में 400 पार होने वाले या फिर राहुल गांधी इस बार छक्का मारने वाले। तो ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर।